आज सब कुछ कमजोर दिख रहा है नॉन एग्री मार्केट में। कच्चे तेल को छोड़ दे तो सारे ही काउंटर दबाव में दिख रहे हैं नॉन एग्री मार्केट में, और एग्री मार्केट में भी कैस्टर को अगर छोड़ दे तो सारे लाल निशान में हैं, यानी चौतरफा कह सकते हैं कि यहां पर गिरावट दिख रही है। लेकिन इस गिरावट में आपको क्या करना है ये जानना जरूरी है। गोल्ड और सिल्वर जहां कमजोरी ज्यादा है, तो आज की कमजोरी में क्या खरीदना चाहिए? क्या सोना खरीदे या चांदी, या दोनों को अवॉइड करे? कच्चे तेल की तेजी ये क्यों टिकेगी, यही आज चर्चा करते हैं। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। केडिया कमोडिटी से अजय केडिया हैं, एमडी हैं और रिसर्च हेड भी हैं। अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से, और साथ ही भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत चांदी से करेंगे। अनिंद बैनर्जी सर, आप बताइए, चांदी की जबरदस्त रफ्तार दिख रही थी, आज उस रफ्तार पर ब्रेक लगा है। क्या ये मौका है एंट्री करने का, या और भी नीचे एंट्री का मौका मिलेगा? नई एनालिसिस, नई रिपोर्ट क्या है सर चांदी को लेकर आपके पास? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। चांदी एक्चुअली गोल्ड के मुकाबले थोड़ा सा ओवरबॉट लग रहा है। मतलब जो चांदी में लास्ट वीक रैली रहा और कल भी रहा अच्छा खासा, तो ये लेवल में तो एंटर करना नहीं चाहिए। देखिए ओवरऑल टारगेट चांदी में $40 है ऑन इन डॉलर टर्म्स, और 1,15,000 ऑन द MCX। बट ये बेटर होगा बता कि दीजिएगा सर, वो $40 और 1.15 का। हाँ, 1,15,000 MCX में। ओके, मैं तो टाइम फ्रेम क्या है सर उस टारगेट के लिए? $40 एक्चुअली ये आठ महीने का एक कंसोलिडेशन से चांदी निकला है। तो जनरली जब इतना बड़ा कंसोलिडेशन होता है तो जो उसके बाद जो मूव्स होते हैं वो काफी फास्ट रहते हैं। तो हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स ये टारगेट आ जाए। उससे जल्दी भी हाँ हो सकता है, क्योंकि जो ग्लोबल एक रिस्क ऑन मूड बना हुआ है। बेस मेटल स्पेशली कॉपर अच्छा कर रहा है, तो वो चांदी के लिए ओवरऑल अच्छा है। तो बट 1,04,000 के आसपास बेटर एंट्री रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस फिर प्रॉपरली बैठता है 1,02,000 के नीचे, और अपसाइड में आपका 1,10,000 और फिर 1,15,000। ये दो मेजर टारगेट्स है। इंट्राडे के लिए गोल्ड बेटर रहेगा, क्योंकि गोल्ड में थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। तो आपका अभी प्राइस चल रहा है 96,690 के आसपास, तो 96,400 के आसपास इसमें एंट्री कीजिए। 96,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, ऊपर में 97,200 300 के आसपास फिर वहां पे इसका रेजिस्टेंस। तो आपको लग रहा है कि इंट्राडे के लिए खरीदना है तो गोल्ड खरीदिए, और चांदी को नीचे आने दे, 1,04,000 के आसपास खरीदे तो आपके लिए रिस्क कम होंगे और रिवॉर्ड बेहतर होंगे। और चांदी के लिए जो पोजिशनल, जो 1,10 फिर 1,15 के लिए जो टारगेट दे रहे हैं, उसके लिए 1,02,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। तो इस लेग की जो रैली है चांदी को 1,10 और 1,15 तक भी लेके जा सकती है। उसके लिए आपको 1 से 2 महीने का वेट करना पड़ेगा, लेकिन खरीदारी नीचे की तरफ करे। अगर 1,02,000 तोड़ के चांदी नीचे जाती है, फिर यहां पर गिरावट भी आ सकती, तो ये रिस्क भी आपके लिए है। लेकिन अगर इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है तो चांदी के बजाय आपको गोल्ड खरीदना है। ये सलाह अनिंद बैनर्जी साहब से निकल कर आ रही है। आप बताइए केडिया जी, क्या करना चाहिए, गोल्ड या सिल्वर, क्या खरीदना चाहिए, या दोनों से बचें आज? नमस्कार विश्व जी। नमस्कार सर। देखिए मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमने पिछले हफ्ते से काफी शानदार रैली देखी इस चांदी में। करीबन 8,000 से ऊपर की तेजी, 9,000 की तेजी हमने ऑलरेडी देखी वेरी शॉर्ट पीरियड में। इसका मुख्य कारण था, अगर आप चांदी के वीकली चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन बना हुआ था। पिछले साल भी अक्टूबर में हमने लाख का लेवल छुआ, फिर मार्केट में गिरावट आई, और मार्च और अप्रैल में मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा लाख के करीब गया, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो बिल्कुल चार्ट पे ब्रेकआउट है, और इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड चार्ट करते हैं तो एक तरह का आपको असेंडिंग ट्रायंगल भी दिखेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि राउंडिंग बॉटम भी छोटे में दिखाई देता है। और जनरली एक प्रैक्टिस होती है, कभी भी ऐसा ब्रेकआउट आता है तो रिट्रेस करने के लिए नेकलाइन तक नीचे आता ही आता है। तो मुझे लगता है 1,00,000 तक का एक बार पुल बैक पॉसिबल है मार्केट में। करंट लेवल पे चढ़कर लेना नहीं चाहिए। कारण उसका यह भी है कि देखिए, आज रशिया यूक्रेन का हमने मंडे को एक ट्रिगर आउट देखा, तब तेजी बनी। बट अब आप पिछले 3 दिन से आप देख रहे हो, सैटरडे संडे मंडे, कि रशिया बिल्कुल एग्रेसिव मोड पे आ चुका है, उसके बावजूद सोने में गिरावट है। सिमिलरली अगर हम ईरान और यूएस के बीच में जो टॉक पहले हाइपर हुआ था, उसमें भी हम देख रहे हैं कोई बड़ा हलचल नहीं आ रहा और गोल्ड में गिरावट आ रही है।
साथ में हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो कंसर्न है वो थोड़े कूल ऑफ है। यूएस चाइना का जो ट्रेड डील है वो पॉजिटिव साइड जा रहा है, इसके लिए भी गोल्ड में गिरावट आ रही है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड में अब गिरावट बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। एक तरह का डबल टॉप बना है, 99,380 का पहला हाई था और अब 99,240 का हाई बना है। तो आई थिंक एक टेम्पररी ये हफ्ते के लिए मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। मार्केट में एक गिरावट है, हालांकि देखिए लॉन्ग टर्म जो हम बात करते हैं वो हमेशा तेजी की ही रहती है। आज चांदी में मैं भी मानता हूं कि 1,30,000 तक का लेवल दिवाली तक या दिसंबर से पहले पहले दिख जाएगा, बट इमीडिएट में मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। इस चीज को देखते हुए सोने में आज इंट्राडे के लिहाज से 96,700 पे बेचना है, 97,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, 95,800 तक का टारगेट रहेगा। अगर ऑप्शन में करना चाहते हैं तो 97,000 का पुट ले लीजिए 1,700 रुपए में 2,400 के टारगेट के लिए। जबकि चांदी में बिल्कुल पिछले 3-4 दिनों में अच्छी तेजी आई है, बट थोड़ा सा टेक्निकली ओवरबॉट होने की वजह से ये रैली एग्जॉस्ट होती हुई दिखाई दे रही है टाइमिंग। तो 1,07,000 पे बेचिए, 1,08,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 1,05,200 तक का एक टर्मिनल हम बोल सकते हैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल सोने चांदी में डेटा पॉइंट को देखते हुए मुझे लगता है कि आज गिरावट रहेगी। रात को 1-1:30 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच आनी है, ये काफी क्रुशियल होगी, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए, जहां पे जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे भी कुछ नई अपडेट्स आने को मिल सकता है। ओके, तो ये अहम अपडेट है। उस अपडेट से पहले यहाँ पर चांदी बेचने की सलाह है। 1,05,200 का टारगेट है केडिया जी की तरफ से, और गोल्ड और सिल्वर दोनों पर कॉल केडिया जी की भी आ गई है, और गोल्ड पर भी उनको लगता है कि नीचे की तरफ 95,800। सुबह से हमने अभी तक 3 एक्सपर्ट से बातचीत की है, उसमें सिर्फ अनिंद बैनर्जी जी को ही लगता है कि गिरावट पे सोने को खरीदे, लेकिन इससे पहले सुबह में भी हमने बातचीत की तरफ भी देवरा से, उनको भी लग रहा है कि 96,000 के नीचे सोना आज जा सकता है, इंट्राडे में नीचे आने की संभावना है। तो 2 एक्सपर्ट्स अब तक सेल कॉल दे रहे हैं। भाभी के पास चलते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाभी, आप बताइए आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही? गुड मॉर्निंग विश्वमन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, गोल्ड में तो मुझे लग रहा है थोड़ा अवॉइड ही करके चलना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर हम देखें तो जो सेफ हेवन डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कम हो रहा है, वो दिख रहा है कि पार्टिसिपेशन है वो काफी कम हो रही है। ओवरऑल आई थिंक 95,000 के नीचे जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि कोई अच्छा खासा सेल ऑफ दिखेगा, वरना शायद थोड़ा और मुनाफा वसूली हो सकती है। तो गोल्ड भी रियली कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। सिल्वर की बात करें तो ये सिल्वर थोड़ा ओवरबॉट जरूर से है, बट इंट्राडे अभी भी मैं अगर देखूं तो 1,05,000 के ऊपर जब तक है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा कोई करेक्शन आ सकता है। कल भी हमने देखा था कि काफी शैलो करेक्शन था, सुबह के मॉर्निंग में भी लग रहा है कि थोड़ा शैलो करेक्शन ही है, तो इसमें एक बार कॉल ऑप्शन जो है वो बेहतर रहेगा, तो वो चल के चल सकते हैं। सिल्वर मिनी का 1,06,000 का जो कॉल ऑप्शन है, थोड़ी गिरावट आती है 2,050 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 2,250 के टारगेट के लिए, और 1,600 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो कॉल ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर चांदी खरीदने की सलाह आ रही है, और वो भी सिल्वर मिनी में 1,06,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे। इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में जहाँ दोनों तरफ के मूव आपको मिलते हैं, स्विंग मूव मिलते हैं, तो बेहतर है ऑप्शंस के जरिए जाए। ये भाविक पटेल जी की तरफ से सलाह है। सिल्वर मिनी की 1,06,000 के कॉल की 2,050 पे खरीदे, 1,06,000 के स्ट्राइक की कॉल, 2,800 तक का टारगेट यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए क्रूड की बात करते हैं। कच्चा तेल 1 महीने से ज्यादा की ऊंचाई पर है। अनिंद सर, अब क्या राय है? कच्चा तेल काफी तेज हो चुका है, $67 के ऊपर ब्रेंट है, 5600 के ऊपर एमसीएक्स क्रूड है, और स्ट्रीम बची है क्या क्रूड में यहां से सर? कच्चा तेल में विश्वमोहन जी, जो फंडामेंटल सिचुएशन है उससे इस इंटरेस्टिंग एक मिक्स सिनारियो है, क्योंकि सप्लाई सिचुएशन काफी कंफर्टेबल है, ऐसा भी नहीं है कि डिमांड स्ट्रांग है। जियोपॉलिटिकल जो रिस्क प्रीमियम है, वो यूक्रेन हो या ईरान हो, उसके वजह से ऑयल को सपोर्ट मिल रहा है, और जो एक रिस्क ऑन सेंटिमेंट बना हुआ है उसके वजह से भी एक सपोर्ट मैंने इसमें है। तो लास्ट कुछ हफ्तों से ये 5200 और 5450 एमसीएक्स का ऑयल काफी अच्छा कंसोलिडेशन दिया है, तो हो सकता है ये जो रैली है ये कंटिन्यू करे 5800 तक, और अगर काफी ऑप्टिमिस्टिक केस में 6000 तक भी ये खींच सकते हैं। ये प्योर टेक्निकल कॉल है, क्योंकि फंडामेंटली कोई ऐसा ट्रिगर अभी दिख नहीं रहा है। कोई अगर ट्रिगर आ जाए तो अलग, बट टेक्निकली काफी अच्छा कंसोलिडेशन इसमें हुआ है। जैसे सिल्वर में कंसोलिडेशन हुआ है, उतना बड़ा कंसोलिडेशन नहीं, मगर 1-1.5 महीने का अच्छा कंसोलिडेशन ऑयल में हुआ है।
तो हो सकता है टेक्निकली, और मार्केट भी काफी शॉर्ट है। अगर हम लोग CFTC का जो डेटा आता है उसको एनालाइज करें तो जो हेज फंड्स है वो हेविली शॉर्ट है ऑयल में, सेंटिमेंट भी काफी बेरिश है। तो ये सिचुएशन में हो सकता है टेक्निकली ये रैली एक्सटेंड करे और 5800 ना तक भी ये ऑयल जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स का इसमें सलाह रहेगा। डिप्स 5800 यानी करंट लेवल से 200 रुपए की तेजी और यहां से दिख रही है बैनर्जी साहब को। उनको लग रहा है कि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये तेजी और भी एक्सटेंड होगी। ऑलरेडी 1 महीने से ज्यादा की ऊंचाई पर कच्चे तेल का भाव है। केरिया जी, आपकी तरफ से क्या राय है क्रूड पर सर? बिल्कुल, मैं भी सेम व्यू रखता हूं, बिकॉज कच्चे तेल में अगर हम देखें ब्रेंट 66 के ऊपर ब्रिच आउट किया है और यहाँ पे मल्टीपल न्यूज है। सबसे बड़ा जो वेटेज के वाइज अगर मैं बात करूं तो यूएस और चाइना के बीच में पॉजिटिव ट्रेड टॉक है। सेकेंडली अगर हम देखें मिडिल ईस्ट में कंसर्न है, खास करके रशिया यूक्रेन, जिसकी वजह से वापस ये लाइट हुआ है। टेक्निकल ब्रेकआउट जैसे 66 के ऊपर दिया तो 6880 या $69 के करीब, और एमसीएक्स पे मुझे लगता है 5800 तक का लेवल मिलेगा। आज इंट्राडे में 5650। लेकिन एक सबसे बड़ी न्यूज इसमें यह भी है कि ओपेक में से यूएई एग्जिट कर सकता है, और ये बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। बिकॉज हमने देखा ओपेक में पहले भी हमने एक्सोडा काफी कंट्रीज को निकलते हुए देखा था। अगर यूएई निकल जाता है तो आप ये मान के चलिए अपना प्रोडक्शन और बढ़ाता हुआ दिखाई देगा यूएई, और ये कच्चे तेल के लिए बड़ा फॉल का कारण बन सकता है। तो मुझे लगता है अगला एक हफ्ता ये न्यूज पे भी इंपॉर्टेंस ध्यान देना चाहिए, बिकॉज टेम्पररी ये ब्रेकआउट है जो जंप दिखाएगा। तो आज इंटरडे के लिए से 5550 पे लीजिए, 5470 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5650 का टारगेट रहेगा, या ऑप्शन में भी 5600 का कॉल लेके चल सकते हैं 160 के टारगेट के लिए। बट ध्यान रखिए अगले 2-3 दिन में ओपेक की बैठक भी है, वापस इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। अगर यूएई ने एग्जिट बनाने का मन कर लिया तो आप ये मान के चलिए यूएई डेफिनेटली अपने आउटपुट्स को और बढ़ाएगा, जो मार्केट में ओवर सप्लाई का काम करेगा, और फिर मार्केट में फिर से हम ब्रांड को 62 तक जाते हुए देख पाएंगे। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, अगले 7-8 दिन में इसका बड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा कच्चे तेल पे। तो आज के लिए तो खरीदारी की राय है केडिया जी की तरफ से, लेकिन आगे सप्लाई साइड का भी रिस्क है ही। लेकिन सपोर्टिव फैक्टर है जो यूएस चाइना के बीच बातचीत चल रही है, लंदन में लगातार आज दूसरे दिन की बैठक होगी, और साथ ही जियोपॉलिटिकल रिस्क है जो रूस यूक्रेन युद्ध थमने वाली नहीं है। ईरान और यूएस में जो परमाणु डील की बातचीत हो रही थी वो भी अटक सी गई है, उसको लेकर भी अनिश्चितताएं काफ़ी ज़्यादा है। भाविक, आप बताइए आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर यहाँ से? जी, मुझे भी पॉजिटिव ही लग रहा है। जैसे बनर्जी साहब ने भी बताया कि अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट टेक्निकली अगर देखें तो 9 अप्रैल के बाद पहली बार 55-50 के ऊपर क्रूड आया है, तो डेफिनेटली टेक्निकली एक ब्रेकआउट भी है। आई थिंक थोड़ा ओवरहैंग जरूर से रहेगा सप्लाई के इससे, बट हमने पहले भी देखा था जब यूएस और चाइना का ट्रूस हुआ था तब भी पॉजिटिव मोमेंटम देखा था, और अभी पॉजिटिव मोमेंट है। दूसरा ये भी है कि जो ईयू ने एडिशनल सैंक्शंस रशिया पे रखे हैं वो यूएस भी कर सकता है, जो जिसकी वजह से थोड़ा अपसाइड मोमेंटम और दिख रहा है। तो ओवरऑल मुझे भी लग रहा है कि आज के दिन बाय करके चलना चाहिए। अपसाइड अराउंड 55-80 के करीब बाय कर सकते हैं 5650 के टारगेट के लिए, 5530 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और मीडियम टर्म में मुझे लग रहा है शायद 5800 भी हम देख सकते हैं एमसीएक्स में। 5800 भी आपका भी राय है, तो यहाँ पे सिमिलर राय है, तो यहाँ पर कोई तनाव नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। चलिए मेटल्स पे बात करने से पहले मॉनसून की बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, जीपी शर्मा साहब है, सीनियर साइंटिस्ट हैं स्काईमेट से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, मॉनसून का इंतज़ार अब लोगों को वापस से है, क्योंकि मॉनसून बीच में जिस तरह से रफ्तार थमी है, अब तो लोगों को लग रहा है कि कब इस उमस से, ह्यूमिडिटी से राहत मिलेगी। सर, कब से रिवाइवल हो रहा है मॉनसून का? धन्यवाद। रिवाइवल, क्योंकि इस बार मानसून थोड़ा समय से काफी पहले आ गया था, तो इसलिए उसी के चलते लोगों को इंतजार भी हो गया कि भाई देश के पूर्वी भागों में, पश्चिमी तट पे और आगे बढ़ नहीं रहा है, तो उसके कारण थोड़ी शायद चिंता की स्थिति बनी थी। लेकिन जो सामान्य तिथि है वो गुजरात के जो दक्षिणी भाग है उसमें 15 जून के आसपास आता है। सामान्य तिथि 15 जून के आसपास बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में, उसमें भी लगभग यही नॉर्मल डेट्स होती हैं। लेकिन क्योंकि पिछले पश्चिमी तट पे तो 2 हफ्ते 26 मई के बाद से तो आगे बढ़ा नहीं, और यही जो उसके ईस्टर्न आर्म है सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल की तरफ, वहां भी वो काफी देर से उसी जगह ही अटक सा गया है। लेकिन अभी इंतजार खत्म हो जाएगा
रीजन ये है कि बैक टू बैक सिस्टम, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम तो नहीं बन रहे बंगाल की खाड़ी में, जो कि टिपिकली इस वक्त बनने चाहिए। मानसून के दिनों में हम देखते हैं लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन, वो तो नहीं बनेंगे, लेकिन वीक ही सही सर्कुलेशन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी आज के दिन में वेस्ट सेंट्रल बे में थोड़ा सा तट से हटके वहां पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। वही सर्कुलेशन थोड़ा जब भीतर आ जाएगा, अगले 2-3 दिनों में हम रिवाइवल देखेंगे। मानसून का रिवाइवल पहले तो ये शुरू होगा देश के दक्षिणी भागों से, जहां पर पहले ही मानसून आ चुका है, चाहे हम कहें आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इवन तेलंगाना के कुछ भाग, महाराष्ट्र और पश्चिमी तट पर भी, और कुछ इन क्षेत्रों में कर्नाटक के काफी सारे भागों में, इंक्लूड चेन्नई में भी थोड़ी अच्छी वर्षा होनी चाहिए। कल के दिन में अच्छी और भारी वर्षा होनी चाहिए। और ये पश्चिमी तट पूरा जिसकी मैंने बात की, और कर्नाटक के भीतरी भाग, उत्तरी भाग, उनमें भी इसके कारण, इस सिस्टम के कारण भारी वर्षा होगी। लेकिन जहां हमें इंतजार है कि बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र जो बच गए हैं अभी तक, बहुत कम से क्षेत्र में पहुंचा है वहां, वहां वो इसके बाद जो सिस्टम बनेगा, जो कि ज्यादा देरी से नहीं, लगभग 14 तारीख के आसपास उसका भी बनना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगले 3-4 दिनों में, कहने का मतलब है मिड जून तक, 16-17 के आसपास हमें मानसून आगे बढ़ता दिखेगा, जिसमें कि पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड और जो बचे हुए महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं वो पूरे कवर हो जाएंगे। दक्षिण गुजरात तक पहुंच जाएगा, मध्य प्रदेश के जो निचले भाग है वहां चला जाएगा, वहां पहुंच जाएगा। तो मानसून में हमें गति में भी, दिशा में भी, उसकी स्ट्रेंथ में भी हमें चेंज देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा संकेत होगा। जी, कि यानी 14 जून से जो रिवाइवल शुरू होगी, 16-17 जून तक कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर मॉनसून की एंट्री हो जाएगी। सर, पूरे देश में इस बार क्या उम्मीद करें? जो आमतौर पे जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरे देश में मॉनसून की एंट्री होती है, उसी समय से होगी या उससे पहले भी हो सकती है? देखिए, कहना तो थोड़ा जल्दबाजी होगी, पर जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उस चिंता का तो कोई विषय नहीं होना चाहिए। दिल्ली समेत इस क्षेत्रों में जो नॉर्मल मानसून 27 जून के आसपास ही आता है, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में, मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी तरह की बहुत देरी होने वाली है। समय या समय से पहले वहां तक तो संभावित है। मुश्किल केवल होती है देश के जो बिल्कुल पश्चिमी भाग हैं, बॉर्डर से लगे हुए एरियाज हैं, बॉर्डर पोस्ट हैं राजस्थान के, क्योंकि जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता है बंगाल की खाड़ी से, जितना दूर पहुंचता है उतनी आगे जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि मानसून करंट कमजोर पड़ जाता है। उनको उस क्षेत्रों में पहुंचने के लिए पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के जो भीतरी भाग हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, इवन जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें जरूरत रहती है हर बार कि कोई ना कोई पश्चिमी सिस्टम आ जाए, वेस्टर्न सिस्टम आ जाए, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाए, वो सर्कुलेशन अच्छी आ जाए, ट्रफ बन जाए उस तरफ, तो वो उसको जरूर जल्दी खींच लेते हैं मानसून स्ट्रीम को, और उसके कारण ऑनसेट होता है। अकेले दम पर मानसून करंट लगभग उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती है, और इनवेरिएबली चाहे देरी से ही हो, तो कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति जरूर बन जाती है जिसके कारण मानसून वहां पहुंच जाता है। तो जो देश के बिल्कुल पश्चिमी भाग है, जो कि सामान्य तिथि तो 7 जुलाई है वहां पहुंचने की, वहां की भविष्यवाणी अभी करने में शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन उससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत इन क्षेत्रों में, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के उत्तरी जो भाग हैं, उनमें तो लगभग समय पे मानसून के पहुंच जाने की संभावना बकायदा बनी रहेगी। जी, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और क्या हालात हैं, मानसून की चाल कैसी दिख रही है, कब से रिवाइवल होगी और आगे की चाल क्या रहेगी, तमाम मुद्दों पे आपने अपनी राय रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं शुगर केन के फसल की, गन्ने की खेती को लेकर जो खबर ये आ रही है कि 2025-26 शुगर सीजन के लिए बड़े रिस्क ये हैं कि यूपी जो मेजर राज्य है यहाँ पर प्रोडक्शन को लेकर, यहाँ पर अब तक की जो बुआई के नंबर आए हैं मई के, वो काफ़ी एनकरेजिंग नहीं है, वो कमज़ोर दिख रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र, कर्नाटक के नंबर अच्छे दिख रहे हैं खेती के, लेकिन बाकी राज्यों में यहाँ पे पिछले सीजन से कम दिख रहे हैं। और चिंता ये भी है कि यहाँ पर मानसून अगर बेहतर रहता है तो भारी बारिश तो फ़ायदा तो देता है, लेकिन जल भराव,
की चिंताएं बढ़ती से फसलों को नुकसान भी होता है, कीट की भी प्रकोप की भी चिंताएं बढ़ती है। पिछली बार भी हमने देखा था यूपी के गन्ने में लाल रोग का खतरा था और इस बार भी उस तरह के नुकसान की खबरें हैं। तो ये सारी भी चिंताएं हैं। हालांकि एक तरफ कई सारी एजेंसीज हैं, कई सारे एसोसिएशन हैं, ट्रेड बॉडी है, उनको लगता है कि इस बार बम्पर क्रॉप होगा गन्ने का, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चिंताएं हैं कि जलभराव और कीट प्रकोप और कम खेती का एरिया, ये सारी चिंताएं भी बनी हुई है। तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि कितना क्रॉप रह सकता है 2025-26 सीजन का। एक और खबर ये है अरहर को लेकर, अरहर की एक नई वैरायटी की इजाद की गई है और इसकी खोज की है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ने, और उन्होंने ये हीट टॉलरेंट वाली अरहर दाल की नई किस्म की इजाद की है और कहा जाता है कि ये 45 डिग्री तक के तापमान को भी सह सकता है और इस किस्म में पानी की भी ज़रूरत कम होगी और इसकी जो यील्ड होगी, पैदावार होगी, वो पुरानी किस्म से 1 से 2 गुना तक ज़्यादा रहने की उम्मीद है। और जो फसल का क्रॉप का जो समय होता है, आमतौर पे अरहर की खेती में 6 से 7 महीने का वक्त लगता है, ये 4 महीने में ही ये फसल तैयार हो जाएगी और इसको लेकर लगातार रिसर्च चल रहा है और कुछ ही समय में ये मार्केट में आने लगेगा और इसका बड़ा फायदा भारत को लगेगा, क्योंकि भारत का हम नेट इंपोर्टर अब हो गए हैं। अरहर के 35 लाख टन के आसपास ही यहाँ पर उत्पादन होता है। चलिए वापस से हम नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं। बेस मेटल की बात रह गई थी, उसकी शुरुआत कर लेते हैं। मेटल्स पर अनिल बैनर्जी सर, क्या राय है? आज सारे मेटल्स कमजोर नजर आ रहे हैं, क्या करना चाहिए मेटल्स में? विश्वमोहन जी, कॉपर में काफी अच्छा जो एक डेढ़ हफ्ता का जो रैली रहा है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन आज है। ट्रेंड अभी भी अपवर्ड ही है, क्योंकि कॉपर में ओवरऑल टारगेट 895 है, क्योंकि 867 और 870 का ये जो जोन है, यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। तो इस जोन में अगर आता है, जो 1-2 बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू एंटर, तो वहां पे खरीदना चाहिए। और अगर किसी का पोजिशनल ट्रेड है तो 890-895 के लिए इसको टारगेट किया जा सकता है। एल्यूमिनियम जी थोड़ा सा रेंज बाउंड है और जिंक अभी भी उसमें उतना मोमेंटम है नहीं। तो मेरा पहला पिक रहेगा कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम ऑन द अपसाइड। एल्यूमिनियम आपको पसंद है? आप बताइए केडिया जी सर, फटाफट से, वक्त कम है सर। देखिए, कॉपर में मुझे लगता है रैली अभी बाकी है। हमने 888 का हाई लगते हुए देखा, जिस दिन से सोने चांदी में तेजी बनी उसका भी बेनिफिट है, यूएस चाइना का भी बेनिफिट है। तो कॉपर जून वायदा 878 में लेके चलिए, 886 का टारगेट रहेगा। मुझे भी लगता है कि एल्यूमिनियम भी आउट परफॉर्मिंग कर सकता है, जिस दिन से टैरिफ कंसर्न्स बने हुए हैं, जहां पे 238 पे एल्यूमिनियम जून वायदे को लेके चलिए, 241 का टारगेट रहेगा। लास्ट जिंक की अगर बात करें, 250 का क्रुशियल सपोर्ट लेवल बना हुआ है, उधर बाय करके चलिए 254 के टारगेट के लिए। टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? देखिए, जिंक थोड़ा वीक लग रहा है, 3 दिन से लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। तो जिंक में बिकवाली की राय करूंगा 252 के करीब, 250 के टारगेट के लिए, 253.30 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये एग्री मार्केट पे फटाफट से केडिया जी आपकी एक राय चाहिए। आज सारे मसाले कमजोर नजर आ रहे हैं, क्या रणनीति बनाएं मसालों में? देखिए, मुझे लगता है हल्दी के अंदर एक अच्छी रैली हो चुकी है, 15,200 का टारगेट दिखा के अब थोड़ा पुल बैक दिखा रहा है, बट मुझे लगता है 14,900 14,950 इज गुड टू बाय, 14,700 का स्टॉप लॉस, ओवरऑल 15,500 का लेवल मिल जाएगा। जीरे के अंदर 20 के नीचे भाव बिल्कुल टिक नहीं पा रहा है। अगले महीने चाइना की क्रॉप की और क्लियरिटी मिलेगी, बट 20,000 के नीचे टेक्निकली होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए 20,000 पे लीजिए। 19,700 का स्टॉप लॉस, 20,500 का टारगेट रहेगा। धनिया के अंदर भी मुझे लगता है 7,000 7,300 की रेंज में है, बट स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, धीरे धीरे बाइंग है। 7150 पे लेंगे, 7300 के टारगेट के लिए। एग्री मार्केट को लेकर शुक्रिया केडिया जी आपका, भावी पटेल साहब आपका, अनिल बैनर्जी सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एफएनओ जंक्शन का रुख करेंगे। बाजार देखें तो आज दायरे में ही कह सकते हैं, हल्की तेजी जरूर है, 25,150 आज सुस्ती के मूड में दिख रहा है। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड स्तरों पर, यहाँ पर मुनाफा वसूली दिख रही है, लेकिन वायदा बाजार में और क्या कुछ हो रहा है, कहाँ पर आपके लिए मौके हैं, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।